ओके, सो क्वेश्चन 17 में दो क्वेश्चंस है. फर्स्ट इज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल एज ऑन 7th October 24 बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज मेथड. सो डेटा देख के मुझे बताओ, पीरियोडिकल मेथड या परपेचुअल सिस्टम या पीरियोडिकल सिस्टम? परपेचुअल सिस्टम, करेक्ट. कितने कॉलम्स? मेन कॉलम्स डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस. फिर रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस में 3 सब कॉलम, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट. एंड कॉस्ट कैलकुलेशन की मेथड कौन सी है? वेटेड एवरेज मेथड, करेक्ट. सो वो पता है ना आपको कैसे करना है? यूनिट्स की टोटल, अमाउंट की टोटल, अमाउंट की टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स की टोटल, यू विल गेट द वेटेड एवरेज रेट. और वो कब चेंज होता है? व्हेन देयर आर न्यू परचेसेस. And next is, from the following information calculate the historical cost of closing inventory using adjusted selling price method. So इसमें क्या करना है? स्टेटमेंट करोगे. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के परसेंटेज निकालोगे. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स सिर्फ करोगे. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इनटू 100 करोगे. देन ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा. एंड वो परसेंटेज इस पे लगाओगे ना 2 लाख पे, एंड वो माइनस करोगे प्रॉफिट. देन यू विल गेट दी कॉस्ट. ओके, सो ये आरटीपी, आरटीपी का फुल फॉर्म, हाँ, रिवीजन टेस्ट पेपर Jan 25. ओके, रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है ये दोनों. ओके, सो ये 20 मिनट्स में सॉल्व करना है आपको. ज्यादा टाइम तो ऊपर के इसको लगने वाला है, ये 10 मिनट में, 5-10 मिनट में होगा. ये नीचे का, ये इलस्ट्रेशन 7 जैसे दिख रहा है क्या? इलस्ट्रेशन 7 जैसे है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड वाला. सो मैं टाइमर लगा रही हूँ. 15च लावूया का? चला, बार्गेनिंग 18 ला थांबलेलं आहे आपलं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स 18 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. आरोही एंड धनश्री.
आपको ईमेल किया था ना आंसर? क्या आंसर है 17 का वेटेड एवरेज का? $7,600. भावना ईमेल आईडी सांग. सगळ्यांचंच पाठवलं का? चेक करो आंसर 7,600. लास्ट कॉलम चेक करो 12,000. 1 अक्टूबर का बैलेंस, 2 अक्टूबर का 6,000, 3 अक्टूबर का 38,000, 4 अक्टूबर 22,800, 7 अक्टूबर 7,600. ओके, ये हुआ वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से. नाउ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला 1,17,640. ओके, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आया? रेशो ऑफ ग्रॉस मार्जिन 41.18%. उसको आपने क्या लिखा है वर्डिंग? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. एंड अगर राउंडिंग ऑफ अप टू 3 किया है 41.176%, तो उस केस में 1,17,640 उतना ही आएगा. हाँ, ओके. ये आंसर आपको चाहिए ग्रुप में? फोटो भेजूं क्या ग्रुप में? इसका आ गया है आपका? सबका आ गया है? कंफर्म? पीडीएफ इधर से इधर. लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ डालती हूँ, अभी ये आंसर डालती हूँ. ओके, आज होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के, क्वेश्चन बैंक के. तेच होमवर्क नाही. ओके, चलो. सो एक बार रिवाइज करते हैं कि इन्वेंट्री टॉपिक में हमने कॉस्ट के मेथड्स देखे हैं,
कौन कौन से? पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली नॉट इंटरचेंजेबल, उसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। एंड सेकेंड इज इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, उसमें फीफो लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। देन नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एंड दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बट वो सिलेबस में नहीं है। लीफो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देन कॉस्ट आएगी इसमें से एक मेथड लगा के, दैट यू विल कंपेयर विथ नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस ये एस्टिमेटेड होगी, हाँ, एक्चुअल नहीं होगी, क्योंकि हम इन्वेंट्री का निकाल रहे हैं ना, इन्वेंट्री का एनआरवी निकाल रहे हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ओके, आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस कब समझेगी? जब आप एक्चुअल सेल करोगे। अभी तक आपने सेल किया नहीं है, आपके पास 1000 शर्ट्स पड़े हुए हैं और आप एस्टिमेट कर रहे हो ना कि ये इतने पे सेल होगा, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस। एंड ये जो सेलिंग एक्सपेंस है वो एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस कब पता चलेंगे? जब एक्चुअल सेल होगा तब एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। अभी तक सेल ही नहीं किया हमने, तो ये सेलिंग एक्सपेंस भी एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है? एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए जो सेलिंग एक्सपेंस है एस्टिमेटेड है, करेक्ट। सो यहाँ पर साइंस एंड कॉमर्स का डिफरेंस आता है, उसका अकेले का ध्यान था और उसको क्वेश्चन समझा, क्योंकि 11th-12th की मेहनत है ना वो। ओके, सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, उससे क्या मिलता है? एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। या मे भी ऐसे हो सकता है कि ये सब अकाउंट्स वाले हैं तो मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे हो रहा है क्या हर्षवर्धन? या नॉर्मली तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना है? पीरियोडिकल मेथड, परपेचुअल मेथड। मेथड से ज्यादा करेक्ट वर्ड है सिस्टम। ओके, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मेथड्स इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड सिस्टम्स आर फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स। पीरियोडिकल, परपेचुअल दोनों आते हैं क्या आपको? यस। अभी कौन से सिस्टम से किया आपने? वेटेड एवरेज, परपेचुअल से किया, करेक्ट। ओके, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड तक हम गए थे, हाँ। उसमें जीएसटी का एक सेंटेंस लिखा था, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। बट अगर वो कैश डिस्काउंट है तो वो पहले माइनस नहीं करना है। विदाउट डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, जो ओरिजिनल फिगर ये है, इसके ऊपर ही जीएसटी अमाउंट आएगी। ओके, ऐसे क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, कैश डिस्काउंट स्पेसिफिक उस कस्टमर को दिया जाता है, तो वो लॉस बेयर करना होगा बिजनेसमैन को। ट्रेड डिस्काउंट तो सबको है। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट प्राइस आती है उसके ऊपर जीएसटी। बट अगर वो कैश डिस्काउंट है तो पहले जीएसटी देन डिस्काउंट। बट डिस्काउंट नेट अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है, टैक्स ऐड करके डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि टैक्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं आएगा ना। ओके, 7 आपने किया था, 7 जैसा ही था ना अभी का क्वेश्चन 17। अभी इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। आइडियली कौन से डेट को करना चाहिए? 31 मार्च। बट उस दिन पॉसिबल नहीं है तो लास्ट वीक ऑफ द ईयर और फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको इन्वेंट्री टेकिंग करना है, फिजिकल काउंटिंग करना है।
ओके, उसके लिए फिर हमने ये चार्ट देखा था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्चुअली 31 मार्च को करना है, बट उस दिन नहीं किया हमने। अगर 25 मार्च को किया तो क्या होगा, जो भी उस पीरियड में परचेस होंगे 26 मार्च टू 31 मार्च, उस पीरियड में जो परचेस होंगे वो ऐड करने पड़ेंगे, एंड उस पीरियड में जो सेल होगा वो लेस करना पड़ेगा, बट सेल नहीं लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे। एंड परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का भी देखा था, परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ेगा ना, 26 मार्च टू 31 मार्च। 25 मार्च को वो था क्या हमारे पास, 25 मार्च को थे वो गुड्स हमारे पास। 25 मार्च के बाद 31 मार्च तक 26 टू 31 उस पीरियड में हमने अगर रिटर्न कर दिए हैं गुड्स, परचेस रिटर्न, तो 31 मार्च को वो नहीं है ना, तो वो लेस करने पड़ेंगे। 25 मार्च को वो थे इन्वेंट्री में, माइनस करके हम पहुंच जाएंगे इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च, परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न आ गए, उस पीरियड में कस्टमर्स से सेल्स रिटर्न आ रहे हैं 26 मार्च टू 31 मार्च, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, बट क्या ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। ओके, अभी 7 अप्रैल को अगर हमने इन्वेंट्री टेकिंग किया जो कि निकला 15 लाख, देन 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल इस पीरियड में जो परचेस होंगे वो हमें नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। 7 अप्रैल के कैलकुलेशन में वो आया है, बट एक्चुअली हमें कौन से डेट का इन्वेंट्री चाहिए, 31 मार्च का, सो 7 अप्रैल में वो इंक्लूड है इसलिए माइनस कर दो। एंड उस पीरियड में जो सेल हुआ है 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 अप्रैल को वो गुड्स नहीं थे, बट 31 मार्च को तो वो थे ना गुड्स, इसलिए ऐड बैक कर दो। एंड क्या ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, अभी परचेस रिटर्न का सोचो, 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल आपने रिटर्न कर दिए हैं, ऐड करना होगा। 7 अप्रैल को वो नहीं है ना आपके पास गुड्स, बट 31 मार्च को तो थे, रिटर्न आपने 1 टू 7 में किया है, तो वो ऐड करना पड़ेगा ना 7 अप्रैल के इन्वेंट्री में। एंड व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न, लेस, क्योंकि 1 टू 7 में आए हैं वो गुड्स, 31 मार्च को वो नहीं थे, तो 1 टू 7 वाले जो आए हैं गुड्स वो लेस कर दो, 7 के कैलकुलेशन में आए थे वो, और लेस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। ओके, ये सब करते वक्त और कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, जैसे कि गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सो आपने 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी दी है कस्टमर को, 7 दिन में उसने रिटर्न नहीं किया, तो आप क्या एज्यूम करोगे, सेल्स। फिर ओनर वो कब बन गया, आफ्टर 7 डेज, ड्यूरिंग दो 7 डेज हुआ ओनर, हाँ आप ओनर हो, तो आपके इन्वेंट्री में आना चाहिए वो। सो गुड्स विथ कस्टमर्स है वो, फिजिकली किसके पास है, कस्टमर के पास, बट ओनरशिप हमारे पास, तो हमारे बुक्स में आएगा एज अ स्टॉक। ओके, और कौन से केस में होता है ऐसे, कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर, मतलब हम ओनर है, प्रिंसिपल है, एंड हमने एजेंट को दिए हैं गुड्स। ओके, तो 31 मार्च आ गया आज, और कुछ गुड्स 1000 क्वांटिटी के शर्ट्स आपने एजेंट को दिए थे, उसने 800 शर्ट सेल किए, ऐसी पोजीशन है 31 मार्च को। 200 शर्ट्स किसके पास है, एजेंट के पास है, तो ओनर एजेंट हो गया क्या, नहीं, सिर्फ फिजिकली शर्ट्स एजेंट के पास है, बट ओनर कौन है, हम। सो हमारे बुक्स में वो 200 शर्ट्स का रिकॉर्ड आएगा, बट फिजिकली वो हमारे गोडाउन में नहीं है, सो इसको हम क्या करेंगे, स्टॉक विथ कंसाइनी। ओके, यहाँ पर नाम प्रिंसिपल एजेंट यूज नहीं करने हैं, क्योंकि उन्होंने कंसाइनर कंसाइनी यूज किया, हमें भी वही करने हैं यूज। ओके, कंसाइनर CONSIGNOR, ओके, एंड कंसाइनी CONSIGNEE, कंसाइनी इज एजेंट। ओके, सो
ये दो केसेस हुए ना कि गुड्स विथ कस्टमर्स फिजिकली हमारे पास नहीं है फिर भी हम ओनर है, एंड सेकंड गुड्स विथ कंसाइनी, फिजिकली गुड्स हमारे पास नहीं है, कंसाइनी मतलब एजेंट के पास है फिर भी ओनर हम हैं। तो दोनों ऐसे टाइप के गुड्स आपको ऐड करने पड़ेंगे ना। गोडाउन में जो आप काउंट करोगे शर्ट्स, उसमें ये शर्ट्स नहीं होंगे क्योंकि फिजिकली वो हमारे पास नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा गुड्स विथ कंसाइनी एंड गुड्स विथ कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल। अभी और एक मैंने आपको पूछा था कि अगर हम कंसाइनी है, हम एजेंट है एंड हमारे पास ऐसे शर्ट्स है, हमने एजेंसी ली है, तो उसके ओनर हम नहीं है ना। तो भले ही वो फिजिकली आपके पास हो तो आप आपके स्टॉक में ऐड कर दोगे क्या उसको? नहीं, क्योंकि आपका स्टॉक नहीं है वो। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस में आएगा हाँ कि आप कंसाइनी हो और इतने इतने गुड्स है एंड वो ऊपर इंक्लूड है। ओके, गोडाउन में आपने एम्प्लॉय को बोला काउंट करो, उसने सब काउंट कर लिए और उसमें कौन से गुड्स थे जो एज ए एजेंट भी आपके पास थे, वो भी गुड्स थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वो। ठीक है, सो कंसाइनी एक्ट्स एज एन एजेंट ना and does not take the ownership of goods. They are simply responsible for selling them. Once the goods are sold, ownership transfers to the buyer. मतलब directly owner से buyer को जा रही है ownership. And physically goods कैसे जा रहे हैं, owner to agent, agent to buyer. Correct. And सो सारे गुड्स जो है वो कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करने हैं वो दिया है उन्होंने। कौन से बेसिस पे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सपोज अ फर्म क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31st December एंड कैरिड आउट द इन्वेंट्री टेकिंग ऑन 7 January नेक्स्ट ईयर। ओके, तो उसको रिवर्स में आना पड़ेगा। सो कैसे रिवर्स में आ रहा है, देखो एक्चुअल इन्वेंट्री आ गई 7,85,000। 7,85,000 इन्वेंट्री कौन से डेट की है, 7 January की है। करेक्ट, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ड्यूरिंग द पीरियड January 1 to 7 परचेसेस वेर 1,53,000। क्या करोगे इसका, लेस करोगे परचेसेस। ओके, 7 January को वो इंक्लूड है, वो लेस करोगे तो आप 31st December के इन्वेंट्री पे आ जाओगे। उसी पीरियड में सेल्स भी हुआ है ऐड। करेक्ट, 2,50,000 का सेल है, सो ऐड करना है। बट आप अगर देख रहे हो तो डायरेक्टली 2,50,000 ऐड नहीं किया है। क्या ऐड किया है, कॉस्ट ऐड की है। ओके, क्योंकि इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है ना। ये जो सेल्स है 2,50,000 सेल्स की अमाउंट, इसमें क्या इंक्लूड है बताओ उनको, प्रॉफिट इंक्लूड है। तो वो रिमूव करना पड़ेगा ना प्रॉफिट, क्योंकि जो इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है, वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड होता है। परचेस के केस में इजी है, परचेस एट कॉस्ट ही होता है। करेक्ट, परचेस आपने किया है 1,53,000 का, वो अमाउंट कॉस्ट है ना, उसमें थोड़ी प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस में इंक्लूड है, सेल्स में, इसलिए सेल्स से क्या करो, प्रॉफिट माइनस करो। सो उसके लिए लगेगा हमारे पास कैलकुलेटर है क्या सबके पास। आगे उन्होंने क्योंकि दिया है 2,50,000 सेल्स की अमाउंट है एंड मार्कअप बीइंग 25% ऑन कॉस्ट। मार्कअप मतलब, हाँ, मार्कअप मतलब कॉस्ट में ऐड करना, मार्कअप मार्क डाउन ऐसे दोनों होता है। मार्कअप इज ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब, एंड मार्क डाउन मतलब लॉस का परसेंटेज होगा ना वो। ओके, तो अगर उन्होंने कैसे किया है देखो, अभी फुल 100% साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जैसे कंसंट्रेशन दो कि मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट, ऐसे दिया है ना उन्होंने। मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट। सो अगर मैंने कॉस्ट एज्यूम किया 100 तो प्रॉफिट कितना होगा, 25 एंड सेल्स
125, 100 में 25 ऐड कर दिया ना आपने। ओके, अभी आपको सेल्स दिया है 2,50,000 एंड आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट। सो व्हाट इज द कॉस्ट, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। ओके, जब कॉस्ट 100 होती है तब सेलिंग प्राइस 125 होती है। अगर सेलिंग प्राइस 2,50,000 है तो कॉस्ट कितनी है? आ गया क्या 2 लाख? ये कैलकुलेटर पे किया सबने? सो 2 लाख लेस करना, 2 लाख ऐड करना है, सेल्स ऐड बैक करने हैं, परचेसेस लेस करना है। सो ऐसे ये ऐड लेस करके ये जो इन्वेंट्री आया वो कौन से डेट का आया? 31st। वाव, इन्वेंट्री एज ऑन 31st दिसंबर। ईयर नहीं दिया है ना। ओके, समझ में आ गया एडलेस? ओके, अभी ये नोटबुक में लिखो कैलकुलेशन ऑफ, सबने लिखना है क्योंकि आगे में बहुत कुछ इसमें ही कंटिन्यूएशन करने वाली। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेलिंग प्राइस। ऐसे हेडिंग दो। आज डेट क्या है? 9th ना। डेट लिखो, डेट लिखो 9 जून 25। डेट क्यों लिखनी है? जब फ्रेंड एब्सेंट होता है ना, वो नेक्स्ट डे पूछता है ना कल क्या हुआ था, तो आप डेट से उसको बता सकते हो ना कल क्या हुआ था। हो गया कंप्लीट? इसमें प्रॉफिट कितना है फिर? 2,50,000 सेल्स है, 2 लाख कॉस्ट है, सो प्रॉफिट कितना है? 50,000 प्रॉफिट है। ओके, अभी आपको सेल्स दिया था ना उन्होंने 2,50,000,
एंड मार्कअप 25% ऑन कॉस्ट दिया था क्वेश्चन में, बट अगर ऑन सेल्स रहता तो आप क्या करते हैं? ऐसे वर्डिंग मैंने चेंज किए, क्वेश्चन में वर्डिंग था ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट, बट अगर 25% ऑन सेल्स रहता तो आप कैसे कैलकुलेशन करते उसका? 25%, हाँ डायरेक्ट करते ना आप, करेक्ट। सो ये लिखो, आप डायरेक्टली क्या करते? 2,50,000 इंटू 25%, ये कितना आ रहा है, और देन माइनस करो उसको। $62,500 आ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखो उसको। सो कॉस्ट कितना आएगा? 2,50,000 1,87,500 आलं? त्यांचा 9वा दिवस आहे, 9वा पण नाही, 6वाच दिवस आहे। असं मी डिरेक्ट सांगितलं तर त्यांना डिरेक्ट नाही कळणार। ओके, ये समझ में आ गया क्या दोनों का डिफरेंस? ओके, सो हम डायरेक्ट कब कर सकते हैं? हाँ, आपको अमाउंट जो है सेल्स की दी है एंड परसेंटेज भी सेल्स पे ही लगाना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कैसे किया था? अमाउंट दी की सेल्स की एंड परसेंटेज दिया था ऑन कॉस्ट, तो इसलिए ये सब करना पड़ा हमें कि 100 कॉस्ट है तो प्रॉफिट 25, सेलिंग 125, देन सेल्स 2,50,000 है तो कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब करना पड़ा। ओके, सो ये लिखा आपने। ओके, सो इस केस में 50,000 प्रॉफिट आ रहा है ना, वो भी लिखो, 50,000 प्रॉफिट। इस केस में प्रॉफिट ऑब्वियसली चेंज होगा, इट इज 62,500। एंड थर्ड केस अभी मैं बोल रही हूं, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली दिया रहता 2 लाख तो बहुत ही अच्छा रहता, फिर आपको सिर्फ ऐड करना था। ओके, एंड देन प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप, उनके लैंग्वेज में मार्कअप दिया है 25% ऑन कॉस्ट, तो ये भी आप अभी सेल्स पे जाना पड़ेगा ना हमें, तो अभी सेल्स पे हम कैसे जाएंगे? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2 लाख एंड कॉस्ट पे ही क्या है 25%, सो डायरेक्टली 25%, 2 लाख इंटू 25% कितना होता है? 50,000। सो सेल्स की अमाउंट आ गई 2,50,000। ये पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, एंड सेल्स कैसे आएगा फिर? 2 लाख कॉस्ट प्लस 50,000 प्रॉफिट, सो 2,50,000 विल बी सेल्स। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कब कर सकते हैं? परसेंटेज जिस पे लगाना है
कॉस्ट पे लगाना है और कॉस्ट ही दी है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इधर भी कैसे, सेल्स दिया है एंड परसेंटेज भी सेल्स के ऊपर ही है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल्स दिया है एंड परसेंटेज इज ऑन कॉस्ट, तो उस केस में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस केस में ऐसे करना पड़ेगा। ओके, ये तीनों समझ में आ गया क्या, कब डायरेक्ट कर सकते हैं एंड कब नहीं कर सकते हैं। हाँ, सो आगे का बताऊं क्या करना है। ओके, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपने लर्न किया ना तो इतना टाइम नहीं जाएगा, ये सब करने का टाइम नहीं जाएगा, इसका शॉर्टकट अभी हम सीखने वाले हैं। क्योंकि सीए फाउंडेशन के एग्जाम में तो वो डायरेक्ट देने वाले नहीं है। हाँ, सो ऐसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, करेक्ट है। ओके, ये मैं कैसे कैलकुलेट करती, डायरेक्टली मुझे करना है, डायरेक्टली 2,50,000 इंटू काय 0.8 काय 0.8 म्हणजे हाँ, तो कॉस्ट आ गई। हाँ करेक्ट, 0.8 इज कॉस्ट एंड 0.2 इज प्रॉफिट। करेक्ट, 0.8 पे कैसे आ गए लेकिन, हाँ करेक्ट, सो 100 डिवाइडेड बाय 125 इज 0.8। हाँ, सो यहाँ पर हमने क्या किया था, 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 125 किया था ना, एंड हम कॉस्ट पे आ गए थे। ओके, इसको मैंने 2,50,000, मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू, हाँ इंटू 25 अपॉन 125 करना पड़ेगा ना प्रॉफिट के लिए। कॉस्ट के लिए इंटू 100 अपॉन 125 कॉस्ट के लिए, एंड प्रॉफिट के लिए इंटू 25 अपॉन 125। ये समझ में आ गया। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 2,50,000 इंटू 100 को जाना पड़ेगा, अपॉन तो 125 ही रहेगा कॉस्ट के लिए, बट प्रॉफिट चाहिए तो इंटू 25 अपॉन 125। सो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मुझे, सो मैं क्या करूंगी, 25 अपॉन 125 आ गया क्या 50,000। सो 25% ऑन कॉस्ट, ये 1/4 ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं क्या इसको, ये पता है सबको। 1/2 मतलब 50%, 1/2 इज 50%, 1/3 75% एंड 1/4 25%, 1/3 इज 33.333% आ रहा है, मतलब वो 75% नहीं है, 3/4 होगा 75%। ओके, सो 1/2 इज 50%, 1/3 इज 1/3 33.33% एंड 1/4 इज 25%। सो
25% इज 1/4. ओके, अभी कॉस्ट का 1/4. ओके, अभी आपने क्या किया, 2,50,000 सेल्स है ना ये, इंटू 25/125 किया. 25चं टेबल येतं का सगळ्यांना? 25 का टेबल. सो ये क्या हो रहा है, 1/5 हो रहा है. पाढे 25चा पाढा 25 इंटू 5 125. सो 1/5 आ रहा है. ओके, सो अभी मैं एक लिख रही हूँ, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स. सो देखो 2,50,000 सेल्स है, उसका 1/5 हमने अभी किया तो 50,000 आया. हाँ, सो मैंने क्या किया, 1/5 ऑफ 2,50,000 एंड 1/4 ऑफ कॉस्ट. 1/4 ऑफ कॉस्ट कितनी थी, याद है क्या? कॉस्ट 2 लाख थी ना. ये दोनों सेम आ रहा है क्या, चेक करो. ओके, सो ये हमें याद रखना पड़ेगा. तो फास्ट कैलकुलेशंस होते हैं. क्या करना है आपको, क्वेश्चन में सेल्स दिया है एंड मार्कअप दिया है ऑन कॉस्ट. सो 1/4 ऑफ कॉस्ट, ये समझा आपको ये देख के. सो 1/4 ऑफ कॉस्ट क्या होता है, 1/5 ऑफ सेल्स. सो आप डायरेक्टली 2,50,000 लो एंड उसका 1/5 करो, 50,000 आ गया. जिसको ये पता है 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स. अभी आगे का देख के तो बहुत मजा आने वाला है आपको. ओके, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको. अभी आगे सिर्फ क्या है पता है आपको, 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ सेल्स. वन थर्ड ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल. 1/4 ऑफ कॉस्ट अभी देखा हमने इधर, अभी यही देखा ना, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स. मतलब क्या कर रही हूं मैं, एक नंबर हम बढ़ा रहे हैं ना सिर्फ डिनोमिनेटर में. सो ये लिखो. सो जब भी वो ऐसे ही करने वाले हैं ना, इंफॉर्मेशन देंगे सेल्स की एंड परसेंटेज होगा ऑन कॉस्ट. परसेंटेज होगा ऑन कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन होगी, अमाउंट देंगे वो सेल्स की. उस केस में उतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप. 100 कॉस्ट है तो 25 प्रॉफिट देन 125 सेल्स, वो मेथड है ही. बट शॉर्टकट चाहिए तो ये याद रखो, 25% ऑन कॉस्ट दिख रहा है मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट दिख रहा है, मतलब सेल्स का 1/5 करना है. तो डायरेक्टली 2,50,000 का 1/5 50,000 माइनस करके 2 लाख कॉस्ट. एंड 1/5 मतलब 20%, ये पता है क्या आपको? 1/5 मतलब 20%. तो और इजी, 2,50,000 माइनस 20%, 2 लाख. $2,50,000 माइनस 20% करोगे तो हो जाएगा. इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है. ये लिखकर होने के बाद आपको मैं प्रूफ करने के लिए एक सॉल्व करना है आपको. हो गया क्या ये? आगे आप कितना भी लिख सकते हो, सेम ही आता है. 1/6 ऑफ कॉस्ट इज 1/7 ऑफ सेल्स. 1/7 ऑफ कॉस्ट इज 1/8 ऑफ सेल्स. ऐसे यहां तक हो गया.
इजी वाला दूं क्या, पॉइंट में आ रहा है तो? ह्याचं कर. कौन से भी मेथड से करो, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो. कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 50 होगा ना, एंड सेलिंग प्राइस विल बी 150. सेलिंग प्राइस 1,50,000 है तो प्रॉफिट कितना? वो पुराना मेथड लॉन्ग कट, कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 50 एंड सेलिंग प्राइस 150. अगर सेल्स 1,50,000 है तो प्रॉफिट कितना? हाँ 50,000. हाँ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये ओल्ड मेथड से हुआ लॉन्ग कट से. अभी शॉर्टकट क्या है? 50% ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ सेल्स. सो सेल्स का 1/3 करो. ठीक है, मतलब आता है ये हमेशा. जो आपको कहाँ से जाना है, इससे स्टार्ट करना है सोचने के लिए. 50% ऑफ कॉस्ट इज 1/2 ऑफ कॉस्ट, बट कॉस्ट का नहीं चाहिए हमें, दिया सेल्स है ना, तो 1/2 ऑफ कॉस्ट. सेल्स का कितना होता है वो? 1/3. सो सेल्स का 1/3 इज 50,000. ओके, सो सेलिंग प्राइस 1,50,000 है, प्रॉफिट माइनस करो 50,000, तो कॉस्ट कितना आएगा? 1 लाख. तो 1 लाख का हाफ कितना होता है? 50,000. सो 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ सेल्स. ठीक है. सो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? मैंने बोला था ना आपको इसमें लर्निंग करना पड़ेगा. सो क्या लर्निंग करना पड़ेगा? ये 1/2 ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ सेल, 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स. ये लर्न करना पड़ेगा. एंड वो ये देंगे ना आपको क्वेश्चन में 25% मतलब 1/4, ये भी पता होना चाहिए. 50% मतलब 1/2, 33.3333% मतलब 1/3, 1/5 मतलब 20%. ये दिया है उन्होंने, परसेंटेज देंगे वो. परसेंटेज से आपको इस टर्म्स में जाना पड़ेगा. 20% दिया है मतलब 1/5 दिया है, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं तो आप इमीडिएटली क्या करोगे? 1/5 ऑफ कॉस्ट दिया है तो 1/6 ऑफ सेल्स निकालोगे डायरेक्टली. ओके, उन्होंने 33.333% ऑन कॉस्ट दिया है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट दिया है उन्होंने. सो आप क्या करोगे? 1/4 ऑफ सेल्स. 1 डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना आ रहा है? 16.67%. 1/6 ऑफ कॉस्ट, वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 16.67% मतलब 1/6. ओके, और ये कुछ नहीं आ रहा है तो स्कूल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आ ही जाएगा ना. ओके, इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ. इलस्ट्रेशन 8 इज रिलेटेड टू एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. इन्वेंट्री टेकिंग का नहीं है क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी तक. अभी तक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ही चल रहा है, उसके ही क्वेश्चंस चल रहे हैं. क्वेश्चन कौन से लाइन में है? फर्स्ट लाइन में ही है, तो फर्स्ट लाइन ही पहले पढ़ो. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventory as on 31st March 22. ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, परचेसेस दिए है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस एंड सेल्स दिया है. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग
inventory as on 31st March 21, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. Barring the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales. So यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है. अभी आपको जो क्वेश्चन दिया था मैंने 17 एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से, उसमें आपने वो 41.18% आपने कैलकुलेट किया था. यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, वो परसेंटेज किसके ऊपर है? ऑन सेल्स है. सो आपको डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, अभी इसमें से बारिंग वर्ड को हाईलाइट करो. बारिंग मतलब एक्सेप्ट. एक्सेप्शन माहिती आहे ना तुम्हाला? एक्सेप्ट म्हणजे त्याचं काहीतरी वेगळंच चाललेलं असतं, ॲज पर लॉ नाही आहे, तो वेगळा आहे. ओके, सो एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट बाकी सेल्स के लिए कितना है? 20% है. ओके, एक ही ट्रांजैक्शन है जो अलग चल रही है. कौन सी वाली? जो एक पर्टिकुलर आइटम है जो ओरिजिनली परचेस किया था 50,000 को. ओके, सो उसकी कॉस्ट है 50,000 एंड 17,500 राइट ऑफ किए थे. ओके, सो वॉज रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ मतलब वैल्यू रिड्यूस्ड. ओके, सो इसको लिखो रिडक्शन इन वैल्यू. रिटर्न ऑफ मतलब रिडक्शन इन वैल्यू. सो ये माइनस करो कैलकुलेटर पे. 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 17,500, 32,500. इसको हम बोलेंगे NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई. ओके, NRV मैंने क्या बताया था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस. सो ओरिजिनली हमने 50,000 पे परचेस किया था तो वो कॉस्ट हो गई. बट 31 मार्च 21 ये जो डेट है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ना. अभी हमें वैल्यू करना है करंट ईयर का क्लोजिंग. लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज करंट ईयर का ओपनिंग. सो 1 अप्रैल 21 इज ओपनिंग. सो ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते वक्त एक ऐसा आइटम आया जिसकी कॉस्ट है 50,000 बट उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 32,500. सो विच एवर इज लोअर मतलब किस पे रिकॉर्ड करोगे? 32,500. एंड वो सेल कितने पे हुआ? एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000. ओके, सो ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 50,000 पे होगा या 32,500 पे होगा? 32,500 पे होगा. सो सेल माइनस वैल्यूएशन 32,500, वो प्रॉफिट आने वाला है उसका. सेल कितना है? 50,000 माइनस 45,000 माइनस 32,500 प्रॉफिट ना. अभी इसका परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट 12,500 अपॉन 45,000 सेल्स इंटू 100, तो कुछ अलग आ रहा है क्या? 27.7777. इसलिए उन्होंने दिया है बारिंग दिस ट्रांजैक्शन, मतलब एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन, बाकी सभी सेल्स का प्रॉफिट कितना है? 20%. ओके, सो सेल्स देखो कितने हैं? टोटल सेल्स है 12,45,000. उसमें से 45,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल का कुछ अलग ही चल रहा है. सो माइनस करके 12 लाख मिल गया ना, और उसके ऊपर 20% ना, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में 20% ऑन सेल्स ही दिया है. सो डायरेक्ट करो इंटू 20%. 2,40,000 माइनस इज इक्वल टू 9,60,000 कॉस्ट आ गई. ओके, सो कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेटर ट्रिक ये पता है क्या कि 12 लाख सेल्स है
पहले तो 12,45,000 सेल्स है। ये जो नॉर्मल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। सो इस सेल्स को क्या बोलेंगे? हाँ, सच में लिखा हुआ है एबनॉर्मल सेल्स। दिस इज एबनॉर्मल सेल। ओके, सो नॉर्मल सेल्स कितने हैं? 12 लाख। ओके, अभी 12 लाख कैलकुलेटर पे लो, देन हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता है आपको कितना है? ऑन व्हाट? सो 12 लाख से प्रॉफिट माइनस करना है ना। सो 12 लाख कैलकुलेटर पे लिया है, अभी माइनस प्रेस करो, देन 20 प्रेस करो एंड परसेंटेज प्रेस करो। सो आप डायरेक्टली आ जाते हो 9,60,000 पे, 9,60,000 पे आ जाते हो, विच इज कॉस्ट, एंड 2,40,000 स्क्रीन पे आया ही नहीं जो कि प्रॉफिट था। ओके, क्यों नहीं आया स्क्रीन पे? क्योंकि हमने -20% दबाया। अगर 12 लाख लेके इंटू करोगे, 12 लाख लो, इंटू प्रेस करो, 20 प्रेस करो, परसेंटेज प्रेस करो, तो प्रॉफिट दिखेगा 2,40,000, एंड आगे प्रेस करो माइनस एंड इज इक्वल टू, तो 9,60,000। ओके, सो ये लिखो कैलकुलेटर ट्रिक्स। सो 12 लाख प्रेस करना है फर्स्ट, देन सेकेंड माइनस प्रेस करना है, देन थर्ड 20 प्रेस करना है, एंड देन फोर्थ परसेंटेज प्रेस करना है, एंड देन फिफ्थ इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू नहीं प्रेस करना है, नहीं करना है, आ रहा है डायरेक्टली। निगेटिव में। सो ये 4 ही स्टेप्स करो तो डायरेक्टली आप सेल्स से कहाँ पे पहुंच जाते हो? इट्स अ जर्नी फ्रॉम सेल्स टू कॉस्ट ना। 12 लाख से डायरेक्टली 9,60,000 पे पहुंच गए क्या? 12 लाख लिया, फिर माइनस, देन 20 एंड परसेंटेज। ओके, 12 लाख माइनस 20 परसेंटेज। बट मुझे प्रॉफिट भी स्क्रीन पे चाहिए क्योंकि मुझे लिखना है आंसर में, तो क्या करना पड़ेगा? 12 लाख इंटू 20% एंड देन माइनस एंड देन इज इक्वल टू। सो फर्स्ट प्रेस करोगे 12 लाख, देन सेकेंड परसेंटेज, देन थर्ड 20, फोर्थ परसेंटेज, फिफ्थ -6 इज इक्वल टू। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, हाँ हाँ, माइनस में दिखता है ना वो। हाँ, सो 12 लाख इंटू 20% करते हो तो क्या दिखता है? 2,40,000 दिखता है ना। फिर प्रॉफिट भी समझा, स्क्रीन पे प्रॉफिट आया, देन माइनस इक्वल टू करने के बाद 9,60,000। ओके ओके, सो ये जो इन्वेंट्री है, देखो हमने सेल्स से क्या माइनस किया था, याद है आपको? 12,45,000 में एबनॉर्मल सेल्स कितना है? 45,000। सो नॉर्मल सेल्स 12 लाख। वैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या एबनॉर्मल है? 32,500 ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो 32,500
कि एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है, तो 1,42,500 माइनस करो, ये माइनस क्या 32,500, 1,10,000 सब नॉर्मल लेना है हमें। सो हमें इन्वेंट्री से भी वो एबनॉर्मल हटाना है, सेल्स से भी एबनॉर्मल हटाना है। ओके, परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं वो, बट सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल चार्जेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होते हैं। ये इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने में नहीं लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तीनों आएंगे क्या। सो कंफ्यूजन के लिए दिया है वो इंफॉर्मेशन, करेक्ट। सो इन्वेंट्री देखो कैसे लेना है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 1,42,500, उसमें से एबनॉर्मल कितना माइनस किया 32,500 माइनस करना है, 50,000 नहीं, 50,000 कॉस्ट है। रूल क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू होता है इन्वेंट्री। तो ये जो एबनॉर्मल आइटम है वो 50,000 पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये रिकॉर्ड हुआ था 32,500 पे। ओके, सो इसको बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इन्वेंट्री। बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे वो बुक में है वो बुक वैल्यू। सो वो एबनॉर्मल माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आपको मिल रहा है नॉर्मल इन्वेंट्री, ओपनिंग, एड परचेसेस, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सो दिस इज टोटल। सो आप इमेजिन करो दिस इज द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये जो कॉस्ट है ना, इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये कौन से गुड्स की कॉस्ट है, जो गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल, उसमें से उन्होंने क्या माइनस किया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो बाकी की क्या हो गई इन्वेंट्री। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला, सेल्स 12,45,000, देन लेस एबनॉर्मल आइटम 45,000, सो सेल्स आ गया 12 लाख, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड था 2,40,000 का। सो ये 9,60,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल में से सोल्ड वाले गए तो बाकी इतने है 62,500। ओके, और इसको ट्रेडिंग फॉर्म में इधर दिया है क्या मैंने, यस दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट में। ये सेल्स लिया, इन्वेंट्री लिया, ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एंड ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे लिया है पता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 आया था हमारा, याद है सबको। ये अभी इतनी बार किया ना, 12 लाख इंटू 20%, 12 लाख इंटू 20%। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, एंड वो एबनॉर्मल आइटम का प्रॉफिट 12,500, ऐसे करके ग्रॉस प्रॉफिट है टोटल 2,52,500, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल एबनॉर्मल का मिला के। यहाँ पर भी सेल्स आप देखोगे तो दोनों सेल्स है, नॉर्मल एबनॉर्मल। इन्वेंट्री देखते हो तो दोनों है, क्योंकि मैंने माइनस नहीं किया है ये 32,500। सो इन्वेंट्री भी दोनों है, नॉर्मल एबनॉर्मल। सो प्रॉफिट में भी दोनों है, नॉर्मल एबनॉर्मल। सो ये सब, और ये दिया ही था ना क्वेश्चन में, परचेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सो ये सब करने के बाद बैलेंसिंग फिगर इज 62,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप इधर लिखते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को। सो इसमें मैंने क्या किया, एबनॉर्मल हटाया क्या, अगर एबनॉर्मल नहीं हटाया तो ग्रॉस प्रॉफिट में भी लेना पड़ेगा उसको, बट इसमें मैंने क्या किया था,
मैंने मतलब मॉड्यूल ने, इंस्टीट्यूट ने एबनॉर्मल हटाया है, इन्वेंट्री से भी माइनस किया है एंड सेल से भी माइनस किया है, तो हमें एग्जाम सीए इंस्टीट्यूट की देनी है, तो हमें करना भी इंस्टीट्यूट प्रमाणे होगा। सो इंस्टीट्यूट के जैसा मतलब क्या करना है, एबनॉर्मल आइटम्स अगर है तो क्या करोगे, फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑल्सो एंड फ्रॉम सेल्स ऑल्सो। ओके, तो दोनों से अगर हटाया, सेल्स से भी हटाया आपने एंड इन्वेंट्री से भी माइनस किया, तो प्रॉफिट भी आपका नॉर्मल वाला ही प्रॉफिट रहेगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट 12,500 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सेल्स नॉर्मल है, इन्वेंट्री नॉर्मल है, सो प्रॉफिट भी, ठीक है। सो आपको ये लिखना है, लंच होने के बाद ये लिखो, देन इको लॉ स्टार्ट होगा आपका। सो ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या था, 8। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिखो, पेज नंबर लिखो, डेट लिखो एंड सॉल्व करो इसको। एंड ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, वो दूं क्या होमवर्क के लिए, प्लस वेटेड एवरेज प्राइस के 2 क्वेश्चन। कौन से सिस्टम से, परपेचुअल से थे, कि माया ने ढूंढ लिया है आपका होमवर्क, भावना नंबर बढ़ा रही है उसमें। एक मिनट, न्यू बैच वाले बाहर मत जाओ, मुझे पहले अटेंडेंस दो।